मॉर्निंग बच्चों, क्लास 11 आप सभी बच्चों का सिविक्स की हम क्लास में स्वागत करते हैं। बच्चों, आज हमने जो पार्ट लिया है अधिकार, ये आपकी दूसरी बुक, आपकी दो बुक चल रही है और जो दूसरी बुक है राजनीतिक सिद्धांत, उसमें से जो मैंने पार्ट लिया है अधिकार। तो बच्चों, हम सबसे पहले जानेंगे कि अधिकार क्या है। और जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने जो पहले वाली बुक थी उसमें मैंने आपको अधिकार के बारे में भी बताया था। और बच्चों, जो पहली वाली बुक है आपकी, उसमें हमने आपको बताया था कि जो भारतीय संविधान में अधिकार, जो आपका पार्ट था, दूसरा पार्ट भारतीय संविधान में अधिकार। लेकिन जो आपकी राजनीतिक सिद्धांत में जो पार्ट लिया है मैंने अधिकार, तो बच्चों इसमें हम देखते हैं कि अधिकार आखिर है क्या। अधिकार शब्द, सभी बच्चे ध्यान देंगे कि अधिकार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के दो शब्दों से, कितने शब्दों से? दो शब्दों से, अधि और कार से मिलकर हुई है, जिनका अर्थ हुआ प्रभुत्व और कार्य। अधिकार का अर्थ हुआ बच्चों प्रभुत्व और कार्य। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ अधिकार का अभिप्राय उस कार्य से है ना, उस कार्य से है जिस पर व्यक्ति का प्रभुत्व रहता है, यानी अपना एक तरह से प्रभुत्व रहता, अधिकार टाइप का रहता है। मानव एक सामाजिक प्राणी होने के कारण व्यक्ति के विकास के लिए उपलब्ध सुविधाओं का उपभोग करता है, और इन सुविधाओं अथवा अधिकारों का उपयोग से ही व्यक्ति अपने शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक विकास का भी अवसर प्राप्त करता है। तो बच्चों अधिकार समाज में रहते हुए मनुष्य को अपना विकास करने के लिए कुछ मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता होती है ना। भाई, कुछ तो हर तरह की बच्चों जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी को, एक नागरिक को, तो एक अधिकार की आवश्यकता होती है ना। और मनुष्य को जो सुविधाएं समाज से मिली होती हैं, उन्हीं सुविधाओं को हम क्या कहते हैं बच्चों? अधिकार कहते हैं। फिर से मैं आपको बता रही, समाज में रहते मनुष्य को अपना विकास करने के लिए कुछ मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता होती है ना, और इन्हीं आवश्यकताओं को या इन्हीं सुविधाओं को हम कहेंगे अधिकार। बच्चों, अधिकार को लेके कुछ विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं कि अधिकार आखिर है क्या। तो हम देखते हैं प्रोफेसर लॉस्की ने अधिकार के बारे में क्या कहा है। उनके अनुसार अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं, अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में, यानी जिनके अभाव मतलब जिनकी कमी से सामान्यतः कोई व्यक्ति को अपने उच्चतम स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य उनका क्या हुआ कि अधिकार जो सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां बच्चों जिनके अभाव में, यानी जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का विकास नहीं कर सकता ना। तो ये ये प्रोफेसर लॉस्की के अनुसार था। और फिर हम देखते हैं प्रोफेसर बुसाके के अनुसार, उनके अनुसार अधिकार वे मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है ना। इनके अनुसार क्या है? अधिकार वे मांग, जो व्यक्ति की जो मांगे होती है बच्चों, वो मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य क्रियान्वित करता है ना। अगर कोई भी व्यक्ति चाहे कि समाज के बिना उनको कोई अधिकार प्राप्त हो जाए, तो कोई भी व्यक्ति को बेटा अधिकार, समाज के बिना कोई भी अधिकार नहीं, जब तक कि राज्य में उसको स्वीकृति प्राप्त नहीं होगी तो वह उस अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं बच्चों ग्रीन, प्रोफेसर ग्रीन के अनुसार उन्होंने कहा है, प्रोफेसर ग्रीन ने कहा है कि नैतिक प्राणी होने के नाते मनुष्य के व्यवसाय की पूर्ति के लिए, है ना, नैतिक प्राणी होने के नाते, कौन? हम सब एक नैतिक प्राणी हैं, उनके नाते होने के मनुष्य व्यवसाय की पूर्ति के लिए आवश्यक शक्तियों को अधिकार कहा जाता है। ये प्रोफेसर ग्रीन के अनुसार है। मैं फिर से आपको बता रही, उन्होंने क्या कहा अधिकार के बारे में? नैतिक प्राणी होने के नाते मनुष्य के व्यवसाय की पूर्ति के लिए आवश्यक शक्तियों को अधिकार कहा जाता है। तो बच्चों, मैंने आपको बताया कि अधिकार क्या है और विभिन्न परिभाषाओं को भी आपको सामने रखा। अब आप सब अधिकार समझ चुके हैं कि अधिकार किसे कहते हैं। फिर बच्चों हम आते हैं अधिकार के प्रकार। बच्चों, सबसे पहले अधिकार हम देखते हैं प्राकृतिक। प्राकृतिक का मतलब तो आप सभी बच्चे जानते होंगे कि जो जन्म से ही बच्चों हम सबको मिले होते हैं। प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार हैं
जो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को प्राप्त थे। परंतु प्रोफेसर ग्रीन के अनुसार प्राकृतिक अधिकारों को आदर्श अधिकारों के रूप में माना जाता है और उनके अनुसार ये वे अधिकार हैं बच्चों जो व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए आवश्यक हैं और जिनकी प्राप्ति समाज में ही संभव है। तो हम समाज के बिना बच्चों नैतिकता को प्राप्त नहीं कर सकते और ये अधिकार प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त होते हैं। नैतिक अधिकार ये वे अधिकार है बच्चों जिनका संबंध मानव के नैतिक आचरण से होता है और इनका स्वरूप अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्य पालन से में अधिक निहित होता है। फिर से हम आपको बोल रहे हैं ये वे अधिकार है बच्चों जिनका संबंध मानव के नैतिक आचरण से होता है। इनका स्वरूप अधिकारों की अपेक्षा किसमें होता है? कर्तव्य पालन में अधिक निहित होता है। तो प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्तव्य का भी पालन करना कि उसको समाज में रहते हुए आखिर हमारे कुछ कर्तव्य भी ना, ऐसे नहीं कि हम सिर्फ अधिकार को ही प्राप्त करें, लेकिन हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं अपने देश को लेके। तीसरा हम देखते हैं बच्चों कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार वे हैं जिनकी व्यवस्था राज्य द्वारा की जाती है और जिनका उल्लंघन कानून द्वारा दंडनीय होता है ना। ये अधिकार बच्चों ऐसा होता है जो राज्य के द्वारा प्राप्त होता है और यदि इस अधिकार का हम उल्लंघन करते हैं तो हमें दंड भी मिलता है। लिकॉक के अनुसार, प्रोफेसर लिकॉक के अनुसार कानूनी अधिकार वे विशेष अधिकार हैं जो एक नागरिक के अन्य नागरिकों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं तथा जो राज्य की सर्वोच्च शक्ति द्वारा प्रदान किए जाते हैं और उसी के द्वारा रक्षित भी होते हैं। तो बच्चों हमने अधिकार के प्रकार देखे। अगर इसको ये करके भी मान लीजिए आता है क्वेश्चन में कि अधिकारों का वर्गीकरण करो तो भी आपको प्राकृतिक और नैतिक और कानूनी अधिकार के बारे में लिखना होगा। फिर हम बच्चों देखते हैं कानूनी अधिकार एवं राज्य। बच्चों अब हम देखेंगे कानूनी अधिकार एवं राज्य। कानूनी अधिकार व राज्य का परस्पर गहरा संबंध है। कानूनी अधिकार एवं राज्य का बहुत ही गहरा संबंध है। दोनों एक दूसरे के अस्तित्व के लिए आवश्यक है, यानी एक दूसरे के वो पूरे हुए और कानूनी अधिकार और राज्य एक दूसरे के बिना क्या अधूरे हैं। तो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही आवश्यक है। कानूनी अधिकार केवल राज्य में ही संभव है तथा राज्य में रहकर ही उनका उपयोग किया जा सकता है। बच्चों राज्य व्यक्ति के कानूनी अधिकार की रक्षा भी करता है। यदि कोई व्यक्ति किसी कानून की अवहेलना करता है, अवहेलना मतलब कोई उसका विरोध करता है ना, तो राज्य उसे दंड दे सकता है, यानी उसको तोड़ता है अगर कानूनी अधिकार को तो राज्य से क्या करता है बच्चों, उसे दंड देता है। और इसमें इस अधिकारों में मौलिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, राजनैतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, धार्मिक अधिकार तथा व्यक्तिगत अधिकार सम्मिलित होते हैं और ये अधिकार राज्य में रहकर ही बच्चों प्राप्त किए जा सकते हैं, यानी कि प्रत्येक नागरिक को किस में रहकर राज्य के अंदर रहकर ही इन अधिकारों को प्राप्त किया जा सकता है। फिर आते हैं बच्चों अधिकार एवं उत्तरदायित्व, यानी कि प्रत्येक नागरिक का इन अधिकारों के प्रति अपना उत्तरदायित्व भी होता है ना। जब हमें बच्चों अधिकार एवं उत्तरदायित्व का गहरा संबंध है, ये एक दूसरे के लिए बहुत आवश्यक है। तो बच्चों अधिकार व उत्तरदायित्व का गहरा संबंध होने के कारण एक समाज में अधिकार तथा उत्तरदायित्व साथ साथ चलते हैं। एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे व्यक्ति का क्या होता है बच्चों, उत्तरदायित्व होता है, क्योंकि एक व्यक्ति अपने अधिकारों का तभी प्रयोग कर सकता है ना, जब दूसरा व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व को भली भांति समझ सके। उत्तरदायित्व का मतलब तो आप समझ रहे होंगे ना, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब जो उसे करना उसको ना, वो उसका हक है, हक कहेंगे, या उत्तरदायित्व का मतलब तो उसको वो आवश्यक है, वो ज़रूरी है, उस चीज़ को उसे करना ही करना है, तभी वो समाज में ही रह सकता है। क्योंकि एक व्यक्ति अपने अधिकारों को तभी प्रयोग कर सकता है जब दूसरे व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व का भली भांति, जो उसको जिम्मेवारी मिली है ना, जो उसको करना है उसे उसको भली भांति पालन करना है। यदि कोई व्यक्ति अनावश्यक रूप से किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों को हस्तक्षेप करेगा, है ना, जैसे ये नहीं कि हमको राज्य में रहते हुए
हमें अधिकार मिले तो हम अपने अधिकारों का गलत प्रयोग करें और दूसरे के अधिकारों को छीनें, तो ये गलत हुआ, यानी हस्तक्षेप करना। तो वह व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग स्वतंत्रपूर्वक नहीं कर पाएगा ना। यदि हम उसके अधिकारों को छीनेंगे तो या हस्तक्षेप करेंगे तो वह अपने अधिकारों का सही रूप में, स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं कर पाएगा। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों के प्रयोग के साथ साथ अपने उत्तरदायित्व का भी निर्वाह करना है। यानी कहने का तात्पर्य बच्चों कि प्रत्येक व्यक्ति जो देश में रहता है ना, हर एक नागरिक को अब क्या है, अपने अधिकारों का प्रयोग के साथ साथ अपने उत्तरदायित्व का उसको भी पालन करना, उसको भी पूरा करना है। यदि एक व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगा तभी वह अपने अधिकारों का प्रयोग उचित ढंग से कर पाएगा। कहने का तात्पर्य जो हमारी जिम्मेवारी देश में रहते हुए, जो हमारा कर्तव्य, अगर यदि हम उस उत्तरदायित्व को भली भांति पूरा करेंगे तभी हम अपने अधिकारों का प्रयोग उचित रूप से कर पाएंगे ना बच्चों। अब हम देखेंगे राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार और सांस्कृतिक अधिकारों में अंतर। सबसे पहले हम देखेंगे कि राजनीतिक अधिकार। बच्चों, राजनीतिक अधिकार नागरिकों को कानूनों के समक्ष बराबरी तथा राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदार का हक देते हैं। कौन से अधिकार? ये राजनीतिक अधिकार नागरिकों को कानून के सामने बराबरी तथा राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी का हक देते हैं। और दूसरा है राजनीतिक अधिकार में वोट देने, चुनाव लड़ने, है ना, राजनीतिक पार्टी का गठन करने में जैसे अधिकार भी सम्मिलित होते हैं। ध्यान दीजिएगा, राजनीतिक अधिकार में क्या क्या चीज़ें बच्चों? वोट देने, है ना, चुनाव लड़ने के लिए भी, राजनीतिक पार्टी का गठन करने जैसे अधिकार सम्मिलित होते हैं। चुनाव लड़ने मतलब कि जो पार्टियां होती हैं ना, उनको भी तो अधिकार प्राप्त है ना। कई दल हमारे देश में बनाए गए, जैसे सब आपको मालूम, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, तो ये सब क्या है? दल हैं। तो इनको जो होती है, इनको चुनाव लड़ने का भी अधिकार देश से प्राप्त होता है। और फिर हम देखते हैं राजनीतिक अधिकार राज्य द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ये अधिकार कहाँ पर है कि राज्य में रहते हुए राजनीतिक यानी राज्य के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। फिर हम देखते हैं बच्चों आर्थिक अधिकार, है ना। राजनीति से आर्थिक अधिकार भिन्न है। इनको देखते हैं। आर्थिक अधिकार व्यक्ति को उसकी बुनियादी आवश्यकताएं पूर्ति के लिए हक देते हैं, यानी कि जो उनको मिली होती है ना बुनियादी, उनको पूरा करने की, पूर्ति करने के लिए देते हैं। आर्थिक अधिकार में बच्चों बेरोजगारी भत्ता और पाने का ना, बेरोजगारी जो होते हैं उनको भत्ता पाने का, रोजगार और न्यूनतम मजदूरी पाने की गारंटी का भी अधिकार इसमें शामिल होता है। कहने का तात्पर्य जो बेरोजगार होते हैं उन्हें नौकरी पाने का और न्यूनतम मजदूरी पाने का, यानी जो मजदूरी व्यक्ति होता है उनको उतना अधिकार है कि जो उसने अपनी मजदूरी की है ना, उसको उसका पारिश्रमिक मिलना चाहिए, उसका मेहनताना उसको मिलना चाहिए। तो ये अधिकार उससे संबंधित होता है और इसकी गारंटी शामिल है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को कर रहा तो इतना है उसका अधिकार कि उसके बारे में उसके जो मेहनताना है उसको पैसा मिल सके। आर्थिक अधिकार भी राज्य के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। फिर हम देखते हैं बच्चों सांस्कृतिक अधिकार। सांस्कृतिक अधिकार द्वारा व्यक्ति अपनी भाषा और संस्कृति की रक्षा कर सकता है और उसका विकास भी कर सकता है। सांस्कृतिक अधिकार में अपनी मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करने, शिक्षा संस्थाएं प्रारंभ करने का अधिकार भी प्राप्त है। सांस्कृतिक अधिकार हमें प्रकृति से भी प्राप्त होते हैं। बच्चों, अब हम देखते हैं अधिकारों के तत्व अथवा लक्षण। पहला हम देखते हैं अधिकार समाज द्वारा स्वीकृति प्राप्त होते हैं। अधिकार के लिए समाज की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, जब किसी मांग को समाज स्वीकार कर लेता है तब वह अधिकार बन जाती है। और प्रोफेसर आशीर्वादम के अनुसार प्रत्येक अधिकार के लिए समाज की स्वीकृति अनिवार्य होती है। ऐसी स्वीकृति के अभाव में अधिकार केवल ही रह जाते हैं, यानी कि वो अधिकार का रूप नहीं, वो सिर्फ दावे बन के रह जाते हैं लेकिन वो अधिकार का रूप नहीं ले पाते। इसलिए अधिकार के लिए समाज की स्वीकृति होना आवश्यक है।
फिर हम देखते हैं बच्चों सार्वभौमिक। दूसरा है लक्षण बच्चों सार्वभौमिक। अभी हमने आपको पहला पढ़ाया कि अधिकार समाज द्वारा स्वीकृति प्राप्त होते हैं। फिर हम देखते हैं सार्वभौमिक। अधिकार सार्वभौमिक होते हैं यानी कि सबके लिए एक समान होते हैं, अर्थात अधिकार समाज के सभी व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त किए जाते हैं और अधिकार को सार्वभौमिकता ही कर्तव्य को जन्म देती है। यानी सार्वभौमिक का तात्पर्य अधिकार सबके लिए एक समान होते हैं। बच्चों तीसरा राज्य का संरक्षण, यानी से राज्य का सुरक्षा उसको प्रदान रहती है। अधिकारों को राज्य का संरक्षण मिलना भी अनिवार्य है और राज्य के संरक्षण में ही व्यक्ति अपने अधिकारों को पूरा कर सकता है। और इसके लिए प्रोफेसर बारकर ने अपने शब्दों में कहा कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ बच्चों? मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, यानी कि व्यक्ति जब स्वतंत्र होगा तभी वो अपने अधिकारों का प्रयोग कर पाएगा ना। अगर वो स्वतंत्र नहीं है, किसी तरह की बंदिश है, तो वो अपने अधिकारों का या अधिकारों में रोक टोक है तो वो अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाएगा। स्वतंत्रता में अधिकार निहित है तथा अधिकार राज्य की मांग करते हैं। बारकर के शब्दों में क्या कहा गया, फिर से हम आपको बता रहे हैं। मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है ना। हर एक सोच चाहता है कि हर एक इंसान चाहता है कि हमारी जो सोच हो वो स्वतंत्र हो। स्वतंत्रता में अधिकार निहित है तथा अधिकार राज्य की मांग करते हैं। तो बच्चों हमने देखा तीसरे राज्य को का संरक्षण भी अधिकार को प्राप्त होता है, यानी प्रत्येक अधिकार राज्य में सुरक्षित है। फिर हम देखते हैं समाज की स्वीकृति अधिकार को प्राप्त होती है। अधिकार उन्हें कार्यों की स्वतंत्रता करने का बोध कराता है जो व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए उपयोगी होते हैं। अधिकार उन कार्यों की स्वतंत्रता का बोध कराता है जो व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए क्या होते हैं बच्चों? उपयोगी होते हैं। समाज की स्वीकृति का ही ये अभिप्राय है कि व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग समाज के अहित में ना कर सके। आपको इस बात का समझ में आएगी, यानी कि जिससे समाज का अहित हो, यानी जिससे समाज की उन्नति ना हो, जिसमें समाज का हित ना हो, वे व्यक्ति उन अधिकारों को ना करें। कहने का तात्पर्य कि जब हमको समाज की तरफ से अधिकार प्राप्त है तो हम अपने अधिकारों का गलत प्रयोग ना करें, कोई भी व्यक्ति। और उस अधिकार से अगर समाज को क्षति पहुंचती है, समाज का अहित होता है, समाज की उन्नति नहीं है, तो हम उस अधिकार का प्रयोग ना करें जिससे हम समाज का गलत कर रहे हो। तो हमें अपने अधिकारों को सही रूप में प्रयोग करना है। हमारा तात्पर्य ये नहीं कि हम अपने अधिकार का गलत प्रयोग करें या दूसरे व्यक्ति के अधिकार का हनन करें या समाज का हनन करें या समाज के प्रति हम गलत उतरें। तो कहने का तात्पर्य कि समाज की स्वीकृति तभी प्राप्त होती है जबकि हम समाज में रहते हुए अपने अधिकार को सही रूप में प्रयोग कर सकें। तो बच्चों आज हमने आपको अधिकार पाठ के बारे में बताया। फिर से हम आपको थोड़ा सा अधिकार का बारे में हम दोहरा देते हैं। जैसा बच्चों अभी हमने आपको बताया था कि समाज में रहते हुए मनुष्य को अपना विकास करने के लिए कुछ मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता होती है। ये बात तो आप भी जानते हो कि हम समाज में रहते हैं तो हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है जो हमारी ज़रूरतें हैं, और मनुष्य को जो भी सुविधाएं समाज से मिली होती हैं उन्हें सुविधाओं को हम क्या कहते हैं? अधिकार कहते हैं। और इसमें कि कई हमने आपको परिभाषाएं भी दी, और अधिकार राज्य तथा समाज में ही संभव हो सकते हैं। समाज से बाहर अधिकार का कोई भी बच्चों अस्तित्व नहीं है। और बच्चों अधिकार व्यक्ति का किसी कार्य करने को स्वतंत्रता का एक दावा भी है ना। अधिकार जो है व्यक्ति को किसी भी कार्य करने की एक तरह की स्वतंत्रता है और एक दावा है, वो समाज में कर सकता है। अधिकार समिति होते हैं और ये एक प्रकार की समिति शक्तियाँ होती हैं ना, और जो व्यक्ति विकास के लिए आवश्यक भी होती हैं। बच्चों अधिकार व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए भी आवश्यक है। तो हमने बच्चों देखा अधिकार के बारे में, आपको परिभाषाएं भी दी थी, अधिकार के प्रकार भी आपको बताए थे, प्राकृतिक अधिकार, नैतिक अधिकार, कानूनी अधिकार। फिर हमने आपको बताए थे कानूनी अधिकार एवं राज्य।
अधिकार एवं उसका उत्तरदायित्व क्या होता है। एक मनुष्य जब समाज में रहता है तो उसका उत्तरदायित्व क्या है। फिर हमने देखा राजनीतिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार और आर्थिक अधिकारों में अंतर भी हमने देखे। राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों में अंतर देखे। फिर हमने अधिकारों के तत्व अथवा लक्षण आपको बताए। अधिकार समाज द्वारा स्वीकृति प्राप्त होते हैं। दूसरा हमने देखा सार्वभौमिक होते हैं, यानी सबको समान अधिकार प्राप्त होते हैं। राज्य का संरक्षण प्राप्त होता है, राज्य में ही अधिकार हमारे सुरक्षित हैं। समाज में की स्वीकृति, यानी प्रत्येक अधिकार को समाज की स्वीकृति प्राप्त होती है, तभी हम अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों, अब हम इससे संबंधित आपको प्रश्न दे रहे हैं, उसको आपको अपनी कॉपी में करना है। पहला प्रश्न, अधिकार किसे कहते हैं। हमने आपको अधिकार के बारे में बताया, उसकी परिभाषाएं भी दी, तो आप अधिकार का अच्छे से विस्तार में लिखिएगा। कैसे उत्पत्ति हुई अधिकार की मैंने आपको बताया हुआ है, और परिभाषा देकर समझाइए। फिर सेकंड प्रश्न है, अधिकारों का वर्गीकरण करो, यानी कि अधिकार के प्रकार बताइए। फिर तीसरा प्रश्न है, कानूनी अधिकार एवं राज्य तथा उत्तरदायित्व को लिखिए। कानूनी अधिकार और राज्य के बारे में लिखेंगे, और फिर प्रत्येक नागरिक का उत्तरदायित्व क्या है। राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकारों में अंतर लिखिए, हमने आपको बताया हुआ है। फिर पांचवा प्रश्न, अधिकारों के तत्व अथवा लक्षण लिखिए। तो बच्चों, हम अपनी कक्षा को अब हम यहीं समाप्त करेंगे। हम आपसे एक बार फिर कहना चाह रहे हैं कि ये जो मैंने आपको प्रश्न दिए हैं क्लास 11, इनको आप अपनी कॉपी में सारे प्रश्नों को विस्तार पूर्वक लिखिएगा, और अच्छी राइटिंग में। ये आपकी दूसरी बुक का चैप्टर था। तो बच्चों, हम अपनी कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।